नेपाल की राजनीति कुछ ऐसी है कि कभी गरम होती है, कभी ठंडी। सर्दियों के मौसम में गरम, गर्मियों के मौसम में भी गरम एंड एक्स्ट्रा हीट हो जाती है मानसून के मौसम में। लिटरली आग लगी हुई है इस टाइम पे नेपाल में। कुछ इंसिडेंट्स हुए नेपाल के तराई रीजन में हमारे बॉर्डर के आस-पास, जिसके बाद से इट इज़ बेसिकली एक्सप्लोडेड। कम्युनल वायलेंस और लैक ऑफ गवर्नेंस बड़ी क्लियरली दिख रही है। बिफोर आई गेट डॉक्टर गीता कोचर, मैं एक सवाल अपनी ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ लोग कुछ समय पहले बोल रहे थे कि भई भारत को नेपाल बना देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ इन्हीं लोगों से, जो चीज़ आप देख रहे हैं वहाँ पर, क्या आप ने भारत को नेपाल बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं? हुँ। दैट्स अ क्लियर क्वेश्चन दैट वन मस्ट आंसर। मैम, नमस्कार, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए एंड इट्स अ प्लेज़र टू हैव यू ऑन द प्लेटफ़ॉर्म। Namaste, namaste to all your viewers, and pleasure joining you again. मैम क्या हो रहा है ये, मतलब इतना फ्रेजाइल सिचुएशन है कि इतना बड़ा राइटिंग शुरू हो चुकी है, मस्जिद जला रहे हैं, ये हो रहा है जी, सड़कों पे मार पड़ रही है। इट्स आई हैव नेवर सीन नेपाल लाइक दिस। और एक हिंदुत्व का जो वहाँ पर द हार्ड हिंदुत्व का जो एक वो बाहर निकला है वहाँ पर, दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड गवर्नमेंट की तरफ से एकदम साइलेंस, रेडियो हुँ। साइलेंस, बोलने की इनकी औकात नहीं बची वहाँ पर। हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, जो लोग ये कहेंगे कि आज अचानक से रॉयट्स हो गए, या कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि नहीं, भारत करा रहा है, क्योंकि भारत में बीजेपी आरएसएस लेड बीजेपी सरकार है, जो डिवीज़न, कम्युनल डिवीज़न यहाँ पे करा रही है। काठमांडू पोस्ट में एक ऐसा बहुत दिनेश काफले ने कोई आर्टिकल लिखा है और उसको बहुत टारगेटेड आर्टिकल लिखा गया है। मैंने उसको वैसे एक्स पे वो काउंटर भी किया है। तो इस टाइप की जो ये बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं, बिल्कुल ही बकवास है लिटरली। क्योंकि आप अगर नेपाल में देखें, और हम आपके चैनल पे बहुत बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एवोल्यूशन काफी सालों से चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक डिमांड है वो बार बार वापस आ रही है। मोनार्की को रेस्टोरेशन करने की बात आ रही है, मतलब आप मोनार्की को वापस लाएं, इस टाइप की बात आ रही है। और आप ही के चैनल पे मैंने लास्ट टाइम एक डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने ये क्लियरली बोला था कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि अब इलेक्शन हो गए, बालेन जी आ गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोई हिंदू मोनार्की वापस नहीं आई, तो इस टाइप से अब जो है ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है वो पूरी खत्म हो गई। मोनार्की का जितना प्रोटेस्ट काठमांडू में इतना टाइम चलता रहा था, बीच में हमने बहुत बातें की थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो प्रोसेशन और प्रोटेस्ट वो सब खत्म हो चुके हैं और अब कुछ नहीं आएगा। तो तब मैंने आपको ये बोला था कि अब ये जो काठमांडू बेस्ड प्रोसेशन है, ये जाके मधेश में होंगे। पहला एंगल तो एक ये है कि ये एक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, जो इंटरनल एक डिमांड है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो काठमांडू से हटकर और जगहों पे फैल रही, और मधेश में स्पेशली। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से बहुत बहुत ऐसी चीजें आई हैं नेपाल में ही, बहुत सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं भारत के रूट से वहां पे आए हैं, और वो लोग बहुत ज्यादा एंटी मुस्लिम्स बोलते हैं कि मुस्लिम्स आके बहुत वो खराब काम कर रहे हैं, हमारी जगहों को टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। वो फ्रिक्शन जो आ रहा था धीरे धीरे, वो एक एवोल्यूशन चल रहा था। तो वो फ्रिक्शन जो है वो अब आपको और इन क्लियर टर्म्स में नजर आ रहा है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, जो बहुत पहले से चल रही है, यानी यानी कि अगर आप कोरोना टाइम से भी देखेंगे तो आप उस चीज को देखेंगे कि वो एवोल्यूशन चल रहा था, वो ये था कि बॉर्डरिंग एरियाज में, भारत के जो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज है, वहां पे बहुत ज्यादा मदरसे जो है बढ़ गए हैं, और जो मुस्लिम के एक एक्टिविटीज हैं, जॉइंट पॉलिटिकल एक स्टैंड जो उन लोगों ने ले लिया, एक पूरा कोलिजन बन रहा है मुस्लिम्स का, एक पार्टी यूनाइट करके उन्होंने बना दी। इस टाइप का जो एक कोलिजन चल रहा है, वो अंडर करंट भी चल रहा है। तो पाकिस्तानी बैक्ड आईएसआई के जो एक्टिविटीज उस एरिया में हो रही, वो और ज्यादा एग्रीवेट हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं कंबाइन वहां पे पहले से ही चल रही थी, इसीलिए मैंने ये उस टाइम पे बोला था कि अब ये मधेश में भी नजर आएगा, क्योंकि मेजोरिटी स्टेट जो है वो हिंदू हैं। अब ये मुस्लिम जो है अपने आप को यूनाइट करके एक फॉर्मेशन करके मदरसे बढ़ा रहे हैं, उस टाइप की तालीम दे रहे हैं कि भाई हमें मुस्लिम कन्वर्जन्स करने हैं। बहुत सारे कन्वर्जन्स भी वहाँ पे बहुत रैम्पेंट कन्वर्जन्स हो रहे हैं। मैंने खुद प्रोसेशंस देखे हैं वहाँ पे, 2017 के आसपास मैं वहाँ पे गई थी। मतलब लिटरली पूरा जनकपुर से अगर मैं बीरगंज तक गई हूँ, राम गोपालपुर और ये वो सब एरिया होते हुए, तो पूरा एक प्रोसेशन मुस्लिम्स का चल रहा था, जहाँ पे वो लोग टोटली मतलब उस चीज को मोबिलाइज कर रहे थे कि आप सारे मुस्लिम्स आइए, और कन्वर्जन बहुत रैम्पेंट हो रहे थे उस टाइम पे।
तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक एवोल्यूशन हुआ है। आज जो हुआ जुलाई 26 को, जो हमने बहुत सीवियर क्लैशेस देखे हैं, कहने के लिए वो बहुत छोटे मुद्दे से शुरू हुआ है कि एक तो ये कि कोई इलेक्ट्रिक पोल पे कोई फ्लैग लगा था मुस्लिम्स का, उसको हटाया गया। उससे थोड़ा सा पहले एक टेंशन शुरू हुआ। फिर ये जो एक हिंदू प्रोसेशन जो निकला, उस प्रोसेशन में जो रात को वो लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे, जिसमें हिंदू भक्ति के जो गाने होते हैं वो सब लगे हुए थे, तो उस पे ऑब्जेक्शन हुआ और तू मैं करते करते वो लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई से जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत क्लियर हैं कि पहला, हिंदू मुस्लिम टेंशन जो पहले भी थे, अब जो है वो बहुत एग्रीवेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं नेपाल में। दूसरी चीज कि गवर्नेंस किस टाइप का हुआ। मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक है, पहले भी इनके बहुत सारे ऐसे मधेश में प्रोटेस्ट हुए हैं और ओली के टाइम पे उन्होंने पुलिस ने फायर किया, काफी लोगों की जान गई थी उस टाइम पे भी, पीपल लोग मरे थे। तो अब जो है इस बार कम से कम ये नई सरकार जो है एक सेंसिबल डिसीजन लेगी, एक्शन लेगी और कुछ कंट्रोल्ड एक्शन होगा। वो कंट्रोल्ड एक्शन नहीं हुआ। हमें साफ नजर आया कि पुलिस ने रैम्पेंट पुलिस फायरिंग शुरू कर दी और वो फायरिंग के चलते 3 लोग मरे, ओम प्रकाश और जयप्रकाश और गणेश यादव करके 3 लोग जो है मरे हैं, 25 लोग घायल हुए हैं। तो बहुत सारे लोग इम्पैक्टेड हुए और पुलिस के साथ साथ आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी वहां पे लगाया गया, यानी कि आर्मी को भी बुलाया गया, कर्फ्यूज इम्पोज किए गए। और बालिन शाह जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका स्टेटमेंट पहले ही दिन आ जाना चाहिए जैसे ही फायरिंग हुई और लोग मरे, वो 4 दिन तक उस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। आप पीपल्स सपोर्ट से आए, लोगों की सपोर्ट से आए, आपके यहाँ पे 15 साल का एक बच्चा पुलिस फायरिंग में मर जाता है और आप उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं 4 दिन तक। मधेश में इसका और बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि और स्पेशली क्योंकि बहुत लोग एसोसिएट भी करते हैं कि बालेन शाह जी जो हैं कुछ मधेसी हैं, तो मधेसी होते होते भी आप मधेसियों के हित में कोई बयान तक भी नहीं दे रहे हैं। वो भी लोगों को जो है और ज्यादा एग्रीवेट किया। बहुत सारे फिर प्रोटेस्ट आपको नजर आए कि मॉस्क को हटाने की बातें हो रही हैं, उन पे झंडे लगाए जा रहे हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदू राष्ट्र का, वो बहुत ज्यादा बढ़। अब हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत सारे डिस्कशंस के लिए ऑफ कोर्स सुदान गुरुंग जी वहां पे गए, काफी दिन वहां पे रहे। बहुत अप्रिशिएट करूंगी मैं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि वहां पे रह के लोगों से बात की। 7 पॉइंट एग्रीमेंट उन्होंने उन फैमिलीज के साथ किया जिनके लोग मरे या घायल हुए। कुछ उन्होंने देने की भी बात की है, जैसे कि 1 मिलियन रुपीस नेपाली करेंसी जो है, 10 लाख रुपीस नेपाली करेंसी वो हर फैमिली को देंगे। उनको उनके वहाँ के मतलब फैमिली के किसी एक बंदे को जॉब देंगे। उनको मार्टियर घोषित किया जा रहा है, उनके लिए पार्क बनाए जाएंगे। तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्रीमेंट साइन किए। और जो हिंदू ग्रुप्स हैं, जो हिंदू आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं, उन ग्रुप्स के साथ भी डिस्कशंस की हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि वो हर उसमें गए हैं। वो जनकपुर में जो जानकी टेम्पल है उसमें भी गए, मॉस्क में गए, दरगाह में जा रहे हैं और बुद्धिस्ट जो वो है उसमें जाके वो पीस और हार्मनी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे आपने अभी शुरू में बोला, गवर्नेंस फेलियर साफ नजर आ रहा है और टेंशन जो है हिंदू मुस्लिम का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक नेपाल जिसको हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरह से ही देखते हैं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बोलूं तो मैं यही बोलूंगी कि एक ही कंट्री है जो एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बन सकता है प्रॉपर तरीके से, और वो हिंदू नेशन था। हिंदू किंगडम पृथ्वी नारायण शाह जी ने उसको स्टैब्लिश किया था। और आज भी देखिए तो मोर देन 80% एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन जो वहां पे है वो हिंदू ही है। तो वो पॉपुलेशन के बीच में ये 5 या 10% जो भी मुस्लिम्स हैं, आई थिंक 5% और समथिंग इज देयर, तो वो पॉपुलेशन की वजह से इतना टेंशन हो रहा है और राइट्स हो रहे हैं, जो कि कोई सिंपल बात नहीं लगती है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मुझे लगता है वहां पे ऐसे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एग्रीवेशन बढ़ रहा है। और ये टेंशन जो है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि अगेन काठमांडू में अगर आप फोकस करें तो हिंदू राष्ट्र की बात फिर से आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आ गई है, जो कि बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ जब से बालन शाह जी की गवर्नमेंट आई है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन करने की जरूरत है। 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उसमें सब लोगों की
जो भी डिमांड्स थी उसको नजरअंदाज करते हुए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको रिकंसिडर कीजिए। ऑल पार्टी आप मीटिंग कीजिए, एक डायलॉग कीजिए और इसको रिविजिट कीजिए। बहुत एक जरूरी बात है। उसकी डिमांड फिर से आ गई है और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि 13 पॉइंट एग्रीमेंट हिंदू ग्रुप्स हैं उनके साथ भी हुआ है और उन लोगों ने ये बोला है कि 3 महीने के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है उसको मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो मेमोरेंडम एक उन्होंने जरूर दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ने अभी उसको एक्सेप्ट किया है। उस पर शायद कंसिडरेशन कुछ करेंगे, लेकिन बालेन शाह जी ने क्लियरली ये आज स्टेटमेंट दे दी है कि हिंदू राष्ट्र अभी बहुत जल्दी कोई बनने वाला नहीं है नेपाल में, और वो फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वही कैरेक्टर जो है अच्छा रहेगा और उसी रिफॉर्म को वो और एनफोर्स करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस आज हो चुका है हिंदू राष्ट्र बनने का, वो और तेजी लेगा। कितनी जल्दी बन पाता है वो हम कोई भी नहीं बोल सकते, लेकिन इवेंचुअली मैंने कहीं ना कहीं वो बात आनी ही है और वो बनना ही है। आज बने या 1 साल बाद बने या 2 साल बाद बने, मैं ये बात पहले से भी बोल रही हूँ, क्योंकि वो उसका एक बेसिक कैरेक्टर है नेपाल। ये अब आप बोले कि नहीं हम आके प्रमोट कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक कैरेक्टर है नेपालियों का कि वो हिंदू हैं। आपने उनमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डाल दी इतने सालों से, 50 60 से, लेकिन वो कम्युनिस्ट तो नहीं बन पाए ना। आपने उनमें जाके अगर ये अब ये दूसरी आइडियोलॉजी को इम्पोज करेंगे कि नहीं हम लोग बहुत सेक्युलर हैं, हमारा कैरेक्टर अब सेक्युलर हो चुका है, तो वो आइडियोलॉजी को ग्रास रूट लेवल पे, लोकल लेवल पे एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। आज भी जो भी आप प्रोसेशंस करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, वो हिंदू धर्म के हिसाब से करते हैं। राम मंदिर के लिए जो भी पत्थर आया वो सब नेपाल से आया, उतना पूजनीय मान रहे हैं। और कितने लोग नेपाल से आए यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर के लिए, और उस टाइम पे जब यहाँ पे अयोध्या में का राम मंदिर बना था तो लोग बहुत खुश हुए कि वहां पे भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जनकपुर में जानकी मंदिर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और पशुपतिनाथ तो एक पूरा हार्ट में बैठा हुआ आपके साफ साफ नजर आ रहा है, जिसको हर नेपाली, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो भी मानते हैं कि भाई पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिंबलाइज क्या करता है? हिंदुइज्म को। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे, ये है कैरेक्टर है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मोनार्की की जो बात है, जो किंग को रिवाइव करने की बात है, वो थोड़ी सी तेजी पकड़ेगी। आज ही मैं सुन रही थी कि कहीं काठमांडू में भी कुछ एग्रीमेंट वगैरह, यूथ जो है वो उसको कैंपेन को फिर से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इनफैक्ट मनीषा कोइराला जी भी उसमें पार्ट ले रही है, उन्होंने भी सिग्नेचर किया है उस चीज को। कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो इस चीज को अब सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें भी हिंदुइज्म को प्रमोट करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करनी चाहिए। मैम ये सब तो बढ़िया है, बट जो मेरे को एक चीज़ दिख रही है नेपाल के अंदर इज़ दैट ये एक सो कॉल्ड रेवोल्यूशन लेके आए। उसमें बालेन शाह को उठा के बिठा दिया वहाँ पर। हम्म, बालेन शाह टू अ पॉइंट ठीक है, ही इज़ डूइंग व्हाटएवर ही इज़ डूइंग। उसने इनिशियली कुछ कुछ बोलते हैं वो क्या कॉस्मेटिक से स्टेप्स लिए। हम्म, वो क्रिश्चियन स्कूल का नाम हिंदू कर दिया और कहता है जी हो गया ये हिंदू। वहाँ हम्म, पर क्रिश्चियन स्कूल है वो। आई मीन इट रियली डिडन्ट मेक अ डिफरेंस। तो उसने कुछ कॉस्मेटिक से फटाफट से चेंजेस करे टू अपीज़ दिस हिंदू लॉबी कि नहीं, नहीं, नहीं मैं आपके साथ हूँ। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ही ट्राइड टू अपीज़ दीज़ गाइज़ टू काम देम डाउन कि देखो मैंने हम्म, नाम चेंज कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ही डिड ऑल दैट स्टफ। थोड़ा बहुत वायलेंस और ये सब चीज़ें दे वर लुकिंग द अदर साइड व्हेन जो थोड़ा कम्युनलिज़्म चल रहा था, दे वर लुकिंग द अदर साइड कि ये चलने दो कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। तो मेरे को लगा कहीं न कहीं ये अपीज़ कर रहा है। उसके बाद ये नेशनलिज़्म पे आ गए जी, वो जी लीपू लीपू लेक काला पानी एंड दिस एंड दैट। हम्म, अब वो भी यू टर्न मार लिया इन लोगों ने, हम्म, ₹1 के सिक्के के ऊपर। नाउ इनका बड़ा वो है ना, ₹1 के सिक्के में कुछ और मैप है, ₹2 में कुछ और हम्म, मैप है। हम्म, तो वहाँ पर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, तुमने इसमें क्यों यू टर्न काटा? अगर लीपू लेक हमारा है, तो हमारा है। ₹2 में हम्म, हमारा है, ₹1 में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पीपल आर आल्सो हम्म, क्वेश्चनिंग दैट कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है? हम्म, हम्म, समव्हेयर डाउन द लाइन इनका ये जो बैठे हैं वहाँ पर, दे हैव नॉट बीन हम्म, एबल टू यू नो रेसिप्रोकेट एंड रेजोनेट विद द पीपल। ये मेरे को दिख रहा है। इट्स हम्म, ऑलरेडी बीइंग सीन बिकॉज़ एक वो सोशल मीडिया फर्वर था, उसके चक्कर में आप बैठ गए ऊपर आके। हम्म, अब जब बैठ गए हो, व्हेन द सीट ऑफ पावर एक्चुअली टचेस योर बैक साइड, तब रियलिटीज़ भी छूती हैं। अब वो रियलिटीज़ आपको समझ में नहीं आ रही क्या कर रहे हो आप। हम्म, तो आपके एक्शंस हैं, आप मतलब कर रहे हो, बट समवेयर डाउन द लाइन द लीडरशिप इज़ नॉट स्ट्रांग इनफ। और ये एक फीडबैक जो है नेपाल के लोगों की तरफ से अभी आई एम रीडिंग कि यार
देयर इज नो चेंज। हुँ, हमने इतना सब कुछ करा बट देयर इज नो चेंज, द सेम पीपल दैट आर रनिंग एवरीथिंग, सेम सब कुछ है। ये जाके उनके इतना तुमने इनके साथ आंदोलन करा, ओली-वोली के साथ, उसके बाद तुम जाके उनके साथ हाथ मिलाते हो, मिलते हो, ये करते हो, वो करते हो। सो दोज़ पॉलिटिकल रियलिटीज़ आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। तो पीपल का जो आज एक अंडरस्टैंडिंग है जो इनके देश में हुआ, व्हाट डू यू थिंक इज़ द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी एनालिसिस है, आई मे बी हॉरिबली रॉन्ग। सो हुँ। ओपन टू करेक्शन इन दिस। देखिए इसमें भी मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगी। एक चीज़ तो ये कि जो आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स के पास वापस जा रहे हैं, अभी जो रायट्स हुए, उसी में साफ नज़र आया कि बालेन शाह ने जो है, जितने मधेसी लीडर्स थे, उनके साथ एक पार्टी एक मीटिंग की है। तो बहुत लोगों ने उसी पे सवाल उठा दिया कि जिन लीडर्स को हमने डिस्कार्ड किया, चाहे वो उपेंद्र यादव हैं या राजेंद्र महतो हैं, जो भी मतलब हैं, आप उनके साथ फिर से वही मीटिंग कर रहे हैं बुलाकर। तो उनको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, आपको लीडरशिप पे लाए, तो आप फिर से उन्हीं के साथ जाके कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो फिर आप नया क्या कर रहे हैं? आप अपनी पोज़ीशन, अपना एक स्टैंडिंग क्या ले रहे हैं? लेकिन दूसरी बात जो आप ये बोल रहे थे कि हिंदुइज़्म के ऊपर उनका थोड़ा-सा डिज़ी थोड़ा-सा वो चल रहा है, बहुत क्लियर स्टैंड नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि बहुत क्लियर ये नहीं है। देखिए, बालिन शाह जी भी जब खुद प्राइम मिनिस्टर की गद्दी को सँभालते हैं, तो उनका सारा जितना भी प्रोसेशन हुआ, जितना भी उन्होंने पूजा-पाठ ये वो सब किया, वो हिंदू धर्म के हिसाब से किया। इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि उन्होंने अपने जो ऑफ़िस का सेटअप वगैरह भी है, वो पूरा जो भी उनके वास्तुशास्त्र के हिसाब से आया था, उसके हिसाब से किया। तो उन्होंने वो सारा कुछ फ़ॉलो किया यानी कि वो अपने अंदर से भी उसी चीज़ को मान्यता रखते हैं, मानते हैं। लेकिन कुछ कंपल्शंस एज़ प्राइम मिनिस्टर आपके पास होती हैं कि आप कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए, सबके साथ मैत्री बनाने के जैसे हम भी बोलते हैं भारत में मोदी जी भी बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो वो एक सबका विश्वास बनाने की आज कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह का जिसे आप बोलते हैं कि अपीज़मेंट पॉलिसी टाइप एक तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेपाल और भारत में बहुत फ़र्क है। जैसे मैंने अभी बोला कि नेपाल का पूरा कैरेक्टर हिंदू कैरेक्टर है, आपको वो क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, मेरे जो अपने काम होंगे, उसके लिए तो मैं सारे हिंदुओं को सपोर्ट करूँगा, लेकिन जब लोगों को सपोर्ट करने की बारी आएगी, तो मैं हिंदुओं को सपोर्ट ना करके, मैं सबके अपीज़मेंट की बात करूँगा। ये डुअल हिपोक्रेटिक स्टैंड आप नहीं ले सकते, आपको क्लियर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसमें शायद बाबूराम भट्टराय जी ने भी एक स्टेटमेंट अभी क्लियरली दिया है सुदान जी को बोला है कि देखिए ऐसा है कि आप सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए, आप अपना क्लियर एक पॉलिसी बनाइए और क्लियर स्टैंड लीजिए। तो ये क्लियर स्टैंड उनको आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है नेपाल के भविष्य के लिए, कि आज अगर आप ये क्लैरिफाई करते हैं कि आपका स्टैंड पॉइंट क्या है, किस टाइप से आप उसको पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो आगे जाके आपके लिए भी स्मूथ रहेगा। आप सिर्फ इस टाइप की बात करेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करेंगे, हम उसको सेक्युलर कैरेक्टर रहने देंगे। तो मेरा सवाल और बहुत सारी जनता का वहाँ पे नेपाली जनता का ये सवाल आता है कि आपने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर डाला था, तो कोई रेफरेंडम या कोई मास अंडरस्टैंडिंग हुई थी? सब लोगों ने क्या इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि हम सेक्युलर स्टेट बनाएँगे? नहीं बनाएँगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ नेपाल में। तो आप क्या करना चाहते हैं? आज ऑल पार्टी मीटिंग करके सिर्फ वही 2-4 जो पुराने पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको उस उसी पब्लिक ने नकार दिया है, उनके साथ बैठ के आप कोई डिसीजन लेके पॉलिसी बनाना चाहते हैं या आप अपनी उसी जनता को सबको मिलाकर उनके साथ चलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जहाँ तक ये बात हुई कि भई पॉलिसी में कोई स्टैंड वो ले रहे हैं कि नहीं मुझे लगता है ये एक फ्रिक्शन उनकी खुद की पार्टी के अंदर भी आ रहा है। जहाँ पे वो एक बालन शाह का एक ग्रुप बन रहा है, सुदान गुरुंग और ये वो सब करके और रवीला अमीशानी जी का एक ग्रुप बन रहा है। हमने बहुत जगह ये सुना है और बहुत ज़्यादा ये फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जब से रवीला अमीशानी जी भारत यात्रा करके वापस गए हैं, तो उनके और उनके मिनिस्टर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट की अपैरेटस है, वो उनकी चेकिंग करना शुरू कर दी है कि क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारे उनके लीडर्स के ऊपर मिनिस्टर्स जो उनके सपोर्ट के हैं, उनके ऊपर बात शुरू हो गई और उनके अपने में भी फ्रिक्शंस जो हैं, वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप सरकार जब चल रही होती है तो आपको नज़र आता है कि उन्हीं के जो लीडर्स हैं, वो उन्हीं की पार्टी के खिलाफ सवाल करना शुरू कर देते हैं। या जैसे कि डिप्टी स्पीकर की बात आई थी तो रवि लामिनेशान जी और बालन जी के बीच में थोड़ा-सा फ्रिक्शन नज़र आया। या पार्टी स्टैच्यू की आज बात करें, तो अभी उनकी बहुत सारे फ्रिक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। कार्की जी जो हैं उन्होंने वो एक कमिटी रिपोर्ट बनाई है जो बालिन ग्रुप के हैं और वो इस चीज़ को रेज़ किया उनके सेंट्रल कमिटी मीटिंग के अंदर।
तो इस टाइप के बहुत सारे फ्रिक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं कि भई आपस में भी इन लोगों को कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है। आपने बहुत लोग ये ज़रूर बोल रहे हैं कि ठीक है, रवि लामिनेशानी जी बहुत अच्छे से एक पैसिफाई करके सीधा उनको पार्टी का कंट्रोल दे दिया, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग ले रहे हैं। लेकिन बालिन शाह जी को अब सोशल मीडिया से निकल कर, लोगों के साथ मिलकर, लोगों की आवाज़ को समझकर रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, जो उनके मतलब उनके हित में रहेगा। और उसमें 2 डिमांड्स जब जो मैंने बोला आपको बहुत क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को आप रिविज़िट कीजिए और दूसरा ये कि आप हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? मोनार्की को आप वापस लाएँगे या नहीं लाएँगे? नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट आज हुए हैं, जो आज कम्युनल राइट्स हुए हैं, आप 2-3 महीने में देखेंगे कि ये और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो गए। हो सकता है कि वो आज 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपने कर्फ्यू लगा दिया, 4 या 6 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी आपने कर्फ्यू लगा दिया, वहाँ 2 महीने, 3 महीने शांति रहेगी या वहाँ 6 महीने कुछ नहीं होगा और किसी जगह पे हो जाएगा। हो सकता है वेस्टर्न नेपाल में शुरू हो जाए। यू नो तो ये जो स्प्राउटिंग होगा वो पूरे नेपाल को अस्थिर करेगा इसलिए आज आपको उसके बारे में सिर्फ चर्चा ही नहीं करनी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को बैठ के ये सोच के कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके पीछे हैं उनको हम समझा देंगे तो ये नहीं होगा उस टाइप से नहीं होगा आपको लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं चाहे वो हारे हैं या जीते हैं वो भी उसी पब्लिक के साथ में खड़े होते हैं जो पब्लिक की आवाज़ आती है, जो लोग बोलते हैं, उनकी सपोर्ट में आके वो आवाज़ उठाते हैं। तो अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात भी उठा रहे हैं या मोनार्की को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो ये पब्लिक का डिमांड है, तो इसलिए वो लोग कर रहे हैं साथ। ये नहीं कि वो खुद करना चाहते हैं, इसलिए वो पब्लिक उनके सपोर्ट में आ रही है। तो आपको इसके बारे में एक क्लियर के बारे स्टैंड में एक लेना क्लियर पड़ेगा स्टैंड लेना पड़ेगा और लोगों से मिलकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि भई हमें क्या करना है, किस टाइप का एक फ्यूचर नेपाल के लिए बनाना है और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, स्पेशली वेस्ट का इन्फ्लुएंस मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ और पाकिस्तान का भी, ओके? ये जो 2 एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नेपाल में काम कर रहे हैं, जो कि इस टाइप की क्रिएशन कर रहे हैं कि थोड़ी अस्थिरता बनी रहे, उसको किसी तरीके से आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं अ, लोगों की सपोर्ट में आ गया लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वेस्ट का इंटरफेरेंस कितना हो रहा है, यू नो? चाहे मैम वो यहाँ पर तिब्बतन जब कम्युनिटीज़ से है या किसी भी वजह से। हाँ, जब रावी जी। लामिछाने यहाँ पर आए थे जो हुँ, कमेंट्री अब आई डोंट नो क्या बात हुई है पीछे से एंड ऑल दैट। हुँ, बट जो कमेंट्री ये थी कि उनको समझाने की काफ़ी कोशिश करी गई है इंडिया में कि भाई तुम क्या कर रहे हो? यू आर लैंडिंग अप इंटो ट्रबल। पाकिस्तान के और ये वेस्ट का इन्फ्लुएंस के बारे में जो आप बात कर रहे हो क्योंकि चाइना तो ख़ैर है बट दीज़ गाइज़ आल्सो डोंट ट्रस्ट चाइना। तो वो भी हुँ, दिख रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत उनके साथ डील-डूल करना है बट द ट्रस्ट फैक्टर और जो पब्लिक एक्सेप्टेंस फैक्टर है चाइना का वो एकदम खत्म हो रखा है। द वो एक जो पहले था ना, नहीं-नहीं इंडिया को हम देख लेंगे, हम चाइना के तरफ चले जाएँगे एंड हुँ, वो दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ क्लियर कि नहीं भाई चाइना की तरफ नहीं जा सकते। बाट लग जाएगी, हमारा ये पूरा देश खा जाएँगे यहाँ पर और अभी वो जो गुरी एरिया है वो हुँ, लिपू लेक के पास, वहाँ पर चाइनीज़ इनको घुसने नहीं देते, इनके अपने हुँ, शेपर्ड्स को वहाँ जाने नहीं देते। नॉर्थ में 3-4 जगह में इनके क्लैशेस हो चुके हैं ऑलरेडी विद वहाँ पर लोकल इनके जो सोल्जर्स और जो इनके बॉर्डर गार्ड्स और ये सब हैं। तो दैट इज़ देयर। तो इनको समझाने की काफ़ी कोशिश की गई यहाँ पर कि भाई हुँ, थोड़ा आप देखो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आप क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू दिस थिंग? डू यू थिंक दैट इज़ हैविंग एनी इफेक्ट एट ऑल? क्या बालन शाह के पास ये मैसेज पहुँचा है कि भाई साहब ठीक है, आपने जिसके पिग्गीबैक करके आप बैठ गए हो भी बट यू कांट पिग्गीबैक देम वो आपको दे विल फ्लश यू डाउन द टॉयलेट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। आप हुँ, लाइन से इतना हटे और खत्म, आपका वहीं पर ही गेम गेम ऑफ कर हुँ, देंगे वो। हुँ। हैज़ दैट मैसेज फाइनली गॉन टू दिस गाय? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैसेज तो प्रॉपर्ली पहुँचा है, क्योंकि आप अगर बालिन शाह जी का ही स्टैंड पॉइंट देखें कि भई मैं तो किसी से मिलूँगा नहीं, मैं मिलूँगा तो एक नहीं। सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट से ही बात करूँगा और मैं नहीं जाऊँगा और उन्होंने ये भी स्टैंड ले लिया था कि मैं भारत भी नहीं आऊँगा। अब ये बात आ रही है कि वो भारत आने के लिए तैयार हैं और दूसरी बात ये भी आ गई है निकल के कि उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसडर दोनों से बात करने की अलग से बात करने की भी कोशिश की है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है ये क्लियर मैसेजिंग जो गया उसका इम्पैक्ट है, कि आप सिर्फ ये सोच के कि नहीं हम तो भई हेड ऑफ द स्टेट वहीं बैठे रहेंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे और लोग हमारे पास यू नो वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना माथा टेकना, नोटो करना, वो टेकने आएँगे ऐसा नहीं होगा। आप प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं नेपाल के,
लेकिन आपको भी थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और भारत के साथ तो स्पेशली आपको मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि मैत्री बना के रखना ही पड़ेगा। आप इसमें कि मैं भारत नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं मिलना है, अगर मोदी जी को मिलना है तो मोदी जी आ जाएँ हमसे मिलने के लिए वाली कहानी जो आप कर रहे थे या उनके जो विक्रम मिश्री जी भी जब जाना चाह रहे थे तो आपने बहुत दिखा दिया कि नहीं-नहीं हम उनसे नहीं मिलेंगे। ये एटीट्यूड जो है उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा और हुआ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि सिर्फ़ वो वेस्ट और पाकिस्तान के बारे में मतलब थोड़ा-सा वो है, इन्फ्लुएंस है, बाकी चीन के बारे में उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। अगर आप अंडरकरंट देखेंगे, तो आज की डेट में भी प्रचंडा जी और ओली जी के बाद में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके ऊपर माधव नेपाल जी के साथ भी प्रचंडा जी को जाकर बात करनी पड़ी है, कि भई हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है, तो वो मतभेद चल रहा है। तो एक कुछ अंडरस्टैंडिंग अंडरकरंट की चल रही है। तो आप उसको टोटली नेगेट मत कीजिए, कि भई कम्युनिस्ट तो कुछ नहीं कर रहे हैं या चाइना तो कुछ नहीं कर रहा है, तो चाइना का कोई रोल है नहीं है। चाइना का रोल है, लेकिन वो ये रॉयट्स में या मोनार्की के उसमें इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व है। ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते। उनका एक मकसद बहुत क्लियर है कि जो वेस्ट है उसका जो तिब्बतन्स के प्रति जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको कंट्रोल किया करना चाहिए। जो कि बहुत ज़्यादा हुआ भी है, हम देख भी रहे हैं। उस चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और दूसरा ये कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, उसपे वो पोस्ट ऐसे बना दिए कि जिसमें जो भी जैसे आप बोल रहे हैं कि लिपुलेख के साइड भी और दूसरी जगह भी हुमला हो गया, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उन्होंने रिजिड पोस्ट बना रखे हैं। तो उसको चेक कर रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशंस ना हो, मुस्तांग वगैरह में भी, बल्कि ट्रेडिंग हो, लेकिन ट्रेडिंग भी जो है बहुत कंट्रोल्ड हो और चेक्स हो, इस टाइप का। लेकिन जो वेस्ट है और जो पाकिस्तान है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है कि नेपाल का फ्यूचर क्या होगा? क्या मोनार्की को वापस लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे या नहीं होंगे? ये हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे कि नहीं होंगे या कंटिन्यू होंगे कि नहीं? तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है उसको चेक में रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। उसके लिए हम जो आप बोल रहे हैं कि मैसेज दिया गया क्लियरली, रवि जी को ये समझाया गया कि देखिए, हम भी चाहते हैं कि नेपाल में स्थिरता रहे, चाहे जैसे भी है, अब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है और मेजॉरिटी की स्टेबल गवर्नमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद आपकी एक मेजॉरिटी आई है। उस मेजॉरिटी को आप बनाए रखिए और इस टाइप से काम कीजिए कि स्थिर बना रहे, हमारे लिए भी कोई चिंता नहीं। जैसे आज अभी कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो भारत के लिए तो सबसे पहले चिंता हुई है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पे ये सब हो रहा है। तो सिक्योरिटी इज़ फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू बी कंसिडर्ड अबाउट कि कितने लोग वहाँ से यहाँ पे आएँगे, कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा, कितना उसका रॉयट्स का इम्पैक्ट हमारे बिहार में, यूपी में, इन सब जगहों पे होगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक नेटवर्क बने, जैसे रामायण सर्किट बन रहा है या हमारा ट्रेडिंग बढ़े, ये रेल कनेक्टिविटीज़ की जो बातें चल रही हैं, वो सब इम्पैक्ट हो जाता है और डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, जिसके लिए हमारे को और ध्यान रखना पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि नेपाल जो है वो स्थिर रहे, कम्युनल हार्मनी बनी रहे और जो डिसीजन बालन जी को लेना चाहिए, वो बालन जी को ही लेना है। बालन जी और रवि जी को मिलके लेना है। आज अगर ये बोलेंगे कि ठीक है 4 दिन बाद हम उठे कि अरे कम्युनल राइट्स हुए थे, वो लोग मरे थे, अच्छा तो मुझे बोलना है आके और वो भी आप सोशल मीडिया पे जाके बोल दिए, यू नो? तो बहुत मधेसी जो हैं वो नाखुश हुए, बहुत पब्लिक उसके खिलाफ हुई और अभी भी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बालन जी को थोड़ा-सा बोलने के लिए वो बोलते हैं कि मैं एक आम जनता की तरह हूँ, वो लोगों के साथ अ, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जाके वो कितना काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो नज़र नज़र नहीं आएगा तो लोग जो हैं वो नाखुश रहेंगे। सुधांशु जी का नज़र आया तो कई लोगों ने उन पे ऑब्जेक्शन भी लगाए, कई लोग सोच रहे हैं अभी ना समझ हैं, अच्छे से उसको टैकल नहीं कर पाए, बच्चे हैं ये वो सब बातें भी आ रही हैं, लेकिन कम से कम वो ग्राउंड पे तो गए, ग्राउंड ज़ीरो में जाके लोगों से तो मिले। उसका हल क्या निकलता है, लॉन्ग टर्म उसका कितना स्टेबिलिटी रहता है, कितना नहीं रहता, वो आपको करने की ज़रूरत है। चाहे लोग बोलेंगे कि बालन शाह जी ने भी ये सपोर्ट किया तभी सुदान गुरुंग जी गए हैं। लेकिन बालेन जी को भी चाहे काठमांडू में से ही शुरू करें, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो मधेसी जाएँ। तो काठमांडू से ही शुरू करें, लोगों से मिलें और लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी आवाज़ है, उसको समझकर आप रिफॉर्म्स पे लाइए। आप सिर्फ एक करप्शन का मुद्दा लिए थे, बहुत लोगों को टारगेट किया है। अभी भी और एक नया केस आया है कि बहुत पुराना केस था पासपोर्ट्स वगैरह का ये वो, तो उसपे भी डॉक्यूमेंट्स का कुछ केस था, तो आपने जॉइंट सेक्रेटरी जो है पासपोर्ट ऑफिस, फॉरेन ऑफिस में, उनको भी अरेस्ट करा है। तो केसेज़ आप कर रहे हैं, लेकिन
एट द एंड ये होगा कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो मैं आपको बोल रही हूँ अंडर करंट चल रहे हैं, जैसे प्रचंडा जी और ओली जी के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम सुनने में आ रहा है कि त्योबा जी अब वापस आ रहे हैं नेपाल, तो ये लोग फिर आके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वही नेक्सस जो आपने पहले तोड़ा, वो हो सकता है कि देवबा जी आके फिर वही प्रचंडा ओली जी के साथ मिल जाए और वो तीनों हाथ मिला के आपकी जो स्थिर गवर्नमेंट है उसको भी टॉपल कर दे, क्योंकि आपके और बालन जी के बीच में भी कुछ तालमेल जो है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है। उसको भी आपको संभालने की कोशिश करनी है, तभी आप ये 5 साल जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट को चला सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सॉरी, लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा, जो मोनार्की के बारे में लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ स्टैंड है उसके ऊपर? देखिए अभी तक जैसे मैंने बोला कि बालन जी बोल रहे हैं कि हमें फेडरल वही रखना है, हम अभी कोई भी मोनार्की को वापस नहीं ला रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल किंग को किसी रूप में वापस लाया जाएगा। ये सिर्फ एक टाइम की बात है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जो है आएगा, बालन जी की तरफ से ही शायद ये सपोर्ट आ रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर टोटली ये स्टैंड नहीं ले रही है कि हम मोनार्की को वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर इतना होगा, और जो कि हो ही रहा है धीरे धीरे, इस पे रिकंसिडरेशन होगा, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रीस्टैब्लिश किया जाए। बिकॉज पूरा जो स्ट्रक्चर ही इस टाइम पे जो आपका नेपाल का चल रहा है, एंड माय नेपाली फ्रेंड्स माइट जस्ट गेट एंग्री एट मी व्हेन आई से दिस, बट मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई गाली नहीं दे रहा कहीं पे। इट्स इट्स अनइवन राइट नाउ, जो पूरा स्ट्रक्चर है नेपाल का, इट्स वेरी अनइवन। आपने एक एंटागनिज्म, नेशनलिज्म करके भारत से गुस्सा हो गए, जो आज तक हमने नहीं देखा इतना टाइम से। ठीक है, देयर वर माइनर इश्यूज हियर एंड देयर, बट लोगों के बीच में हमने कभी वो फ्रिक्शन नहीं देखा। अब क्या है कि खैर कोई 2 भारतीय और नेपाली मिलेंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, बट ऑनलाइन एक फ्रिक्शन बनना शुरू हो चुका है। विद इन द जेन ज़ी आप बहुत एक ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं अगर कुछ भी नेपाल के लिए एक लाइन भी लिख दूं, हालांकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड, मेरा क्या, वो नेपाल से वो है, लेकिन अगर मैं एक लाइन भी लिख दूं तो उनका पहला ये वो आता है कि आप भारत से हैं तो आप पहले अपने मणिपुर, पंजाब, ये वो सबको देखिए, या अपने देश को देखिए, हमारे बारे में बात मत कीजिए। मतलब वो दैट्स हमारे में डिवीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल हमारे लिए एक रिलेटेड वो नहीं है, वो नेपाल कुछ अलग है और हम कुछ अलग है, हाँ, जो तो कि वो बहुत बहुत गलत है। इट्स वेरी रॉन्ग। वो आई मीन टू मी दैट्स एंड हमारे दिल में अभी कुछ नहीं है ऐसा। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी डोंट हैव एनी angst or anger against anybody in Nepal अरे आप except देखिए, जब रवि जी आए हैं तो जिस टाइप का उनको स्वागत किया गया है वो तो लोगों ने किया ना, पार्टी में, पार्टी के जो नहीं वर्कर्स नहीं थे मैम, उन्होंने किया, उसी से हमको पता जो चल रहा है लोग कि कितना वो है प्रेम। हमको जो लोग पसंद नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लोगों के साथ कुछ नहीं है हाँ, हमारा। वी डोंट हैव बिल्कुल। एनी angst against the people, as a matter of fact हम तो सपोर्ट करते हैं उनको। उनकी अपनी एम्बिशन जो है, उनका हम्म, अपना जो डिमांड है, उसके ऊपर तो हमारे तो पूरे फुल हार्टेड सपोर्ट है हमारा तो। हम्म, तो इट्स नॉट दैट कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, बट वी डोंट लाइक द लीडरशिप, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। राइट, तो दैट्स समथिंग व्हिच इज प्रीटी क्लियर। हमारे को कोई वो नहीं है कि यू नो नेपाल एक बुरा देश है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी अच्छे हैं, हम्म, नेपाल भी अच्छा देश है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल, एब्सोल्युटली। व्हिच इज वेयर द कंसर्न इज। और कंसर्न यही है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तानी घुसते हैं इधर से। ऑल दीज़ Bangladeshis have taken the route to come this way. यस। टेररिज्म का चीज़ें हैं, ड्रग्स की चीज़ें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीज़ें हैं, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, तो वी नीड टू लुक आफ्टर आवर सिक्योरिटी। दैट्स जस्ट अबाउट इट। थैंक यू मैम, आई थिंक आपने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि क्या सिचुएशन है नेपाल के अंदर। हमको सबको समझना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग बड़ा कमेंट्री में आ जाते हैं, "ओह जी, हिंदू राष्ट्र बनाओ, फटाफट करो ये वो।" देयर इज़ अ लॉट 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 दैट गोज़ बिहाइंड इट। इतनी एंड जल्दी तो नहीं बनेगा, ये वो नहीं है, लेकिन ये जो सेंटिमेंट्स हैं मुझे लगता है कि इसको नेपालियों को खुद समझना पड़ेगा, हमारे बोलने से नहीं कि भाई भारत बोल रहा है आप ये देखिए या वो देखिए, या ये राइट्स ना हो या वो राइट्स ना, क्योंकि मैम, आज अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, तो 2018 में पूरी शंकराचार्य ने बोला था कि नेपाल के अंदर एक हिंदुत्व की राइज़ होगा और भारत उससे हाँ, सीखेगा। हम्म, मैंने भी ठीक है? सुना है वो। तो मैंने आई मीन आई एम सेइंग दिस, भारत उससे सीखेगा। तो अगर कोई लोग मुझे नेपाली लोग बोलते हैं कि भैया आप बहुत इगोइस्टिक हो, नहीं यार,
आई मीन कोई इगोइस्टिक नहीं है, हमारा देश बड़ा है, इट डज़न्ट मीन दैट यू डोंट लर्न फ्रॉम अ स्मॉलर कंट्री, इट डज़न्ट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ करेंगे तो हम आपसे भी सीखेंगे एंड वी विल ओपनली से इट यार, इंस्पिरेशन दी हमारे भाइयों ने यहाँ से। हुँ, हुँ। सो यू नो द दैट वन सेइंग इज़ ऑब्वियसली देयर एंड उन्होंने ये पूरा डिस्क्राइब किया था कि देयर विल बी वायलेंस, देयर विल बी दिस, देयर विल बी दैट। पूरा एक पॉलिटिकल अपहर्व होगा, उसके बाद आपको दिखेगा कि नेपाल एक रास्ता चूज़ करेगा अपने लिए एंड भारत उससे सीख मैं लेके अपना रास्ता और चूज़ करेगा। मैं भी वही चीज़ का थोड़ा-सा वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उस स्टेप तक ना पहुँचिए कि जहाँ हर जगह पे ये वॉयलेंस हो और उसके बाद आपको डिसीजन लेना पड़े। आज आप जाके लोगों की बातों को समझिए और कुछ एक फ्यूचर के लिए एक रास्ता चुनिए और सही रास्ता चुनिए, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी अब एब्सोल्युटली, आप कहेंगे कि सही रास्ता आप बता रही कि हिंदू राष्ट्र ही सही रास्ता है, ऐसा नहीं है। वो आपके आपकी जो मर्ज़ी लोग है। बोलेंगे वो आपके जो लोग बोलेंगे आप देखिए मैं भी जब कमेंट करती हूँ तो जो मुझे दिख रहा है मैं उसके ऊपर सिर्फ जी, कमेंट करती हूँ। मुझे ये जी, नहीं कि एब्सोल्युटली, मैं बना रही हूँ वहाँ पे जाके। एब्सोल्युटली मैम। थैंक यू सो मच मैम आपके समय के लिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑलवेज़ टॉक टू यू, आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी नेपाल मच। इज़ अ इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर अस और हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। एब्सोल्युटली। हुँ, ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ फॉलो मैम ऑन ट्विटर एज़ वेल। मैम बहुत सारी चीज़ें लिखती रहती हैं नेपाल के ऊपर एंड ऑल एज़ वेल एज़ ऑन चाइना। So please follow her there and of course don't forget to support this channel. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, जय हिंद।